हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आपका स्वागत है। आज है 4 जनवरी और 4 जनवरी से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं हम उन सारे क्वेश्चंस की यहाँ पे है ना चर्चा करेंगे, तो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारा आज का पहला क्वेश्चन, फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान डॉक्टर पियरे सिल्वेन फिलियोजेट का हाल ही में निधन हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्टर पियरे सिल्वेन फिलियोजेट। इनका अभी क्या हुआ? हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन क्या है मेरा कि पद्म श्री से कब इनको सम्मानित किया गया था? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए अक्सर एग्जाम में खास करके ये जो एसएससी के सीजीएल वीजीएल के पेपर होते हैं, एसएससी की जेई के एग्जाम्स होते हैं, उसमें जब कोई ऐसा निधन होता है ना, पहली चीज तो ये संस्कृत के विद्वान है, ठीक है, सही बात है, लेकिन जब किसी को पद्म श्री या पद्म विभूषण दिया गया हो और उसका अगर निधन हो जाता है तो ऐसे क्वेश्चन खूब देखने को मिलता है वहां पे एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी 2024 में जो पद्मश्री दिया गया था उस लिस्ट में इनका नाम था। ठीक है, इनको अभी हाल ही में 2024 में ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्टर पियरे सिल्वेन फिलियोजेट की बात कर रहे हैं, जिनका निधन अभी हाल ही में हुआ है। और 2024 में इनको क्या दिया गया था? 2024 में इनको दिया गया है पद्मश्री का अवार्ड। अच्छा, अगर मैं बात करूं 2024 के पद्म पुरस्कारों की बात करूं, अगर मैं, है ना, किसकी 2024 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो एक तो आपको ध्यान रखना है भारत रत्न, है ना, कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को, है ना। एक आपको ध्यान रखना पद्म विभूषण, ये कितने लोगों को दिया गया? तो ये भी 5 लोगों को दिया गया, है ना। और एक आपको ध्यान रखना है पद्म भूषण, क्या पद्म भूषण, ये कितने लोगों को दिया गया? तो ये जो पद्म भूषण है ये 17 लोगों को दिया गया। 2024 की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। और अगर मैं कहूं पद्म श्री कितने लोगों को दिया गया, तो ये दिया गया था 110 लोगों को, है ना। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोग ना फटाफट बताइए कि जो भारत रत्न दिया गया है, यानी भारत रत्न की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, ये जो भारत रत्न दिया गया है ये 5 लोगों को दिया गया। कौन कौन से लोग हैं 5 जिनको ये भारत रत्न 2024 में दिया गया? कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर बताइए। ठीक है, चलिए तब तक हम बात करते हैं पियरे सिल्वेन फिलियोजेट की बात कर लेते हैं। इनकी बात करें अगर हम यहाँ पर, तो इनका अभी 89 वर्ष की आयु में अभी निधन हुआ है। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था 1936 में। 2024 में इनको पद्मश्री मिला था। काव्य और काव्य शास्त्र, संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण, भारतीय वास्तुकला और मंदिरों के इतिहास के कई क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रिसर्च किया था खूब सारा, है ना, शोध का कार्य किया था। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है? हर साल सावित्री बाई फुले की जो जयंती है वो 3 जनवरी को मनाई जाती है। 3 जनवरी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम बात करें सावित्री बाई फुले की बात करते हैं, तो सावित्री बाई फुले से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ध्यान रखिएगा, भारत की पहली महिला शिक्षिका। कई बार ये स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1831 में हुआ है ना, नायगांव महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, 3 जनवरी को हुआ है, इसीलिए 3 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? सावित्री बाई फुले की जयंती मनाते हैं। निधन 10 मार्च 1897 में हुआ है पुणे के अंदर, है ना। इनके पति का नाम ज्योतिबा फुले है, समाज सुधारक थे ये भी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ज्योतिबा फुले, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहीं से आपको ध्यान रखना है एक सत्य शोधक समाज के बारे में। सत्य शोधक समाज, याद आ रहा आप लोगों को? सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सत्य शोधक समाज की अगर मैं बात करूं तो 1873 में, 1873 में इसकी स्थापना हुई थी। अपनी पत्नी के साथ मिल करके ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले के साथ मिल करके इसकी स्थापना की थी। और ये आपके हिस्ट्री का ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है ये कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है आपके एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं 1848 में पुणे महाराष्ट्र में देश की पहली महिला, जो पहली बालिका स्कूल की जो स्थापना की थी, जो सावित्रीबाई फुले ने की थी, ये भी आपका ध्यान रखना है। बाकी आपको ध्यान रखना है कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। जयंती कब? 3 जनवरी को मनाई जाती है, याद हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, एक और दिवस का क्वेश्चन है आपका, है ना? जयंती आपने 3 जनवरी देख लिया, एक और दिवस का क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है ना? जो ब्रेल लिपि है उसका जो मतलब उसको जिसने विकसित किया था उसका नाम है लुई ब्रेल, है ना? इन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है क्योंकि इन्होंने ब्रेल लिपि जो है उसका आविष्कार किया था। ब्रेल क्या होता है? ब्रेल का मतलब ये होता है कि ऐसे दृष्टिहीन या दृष्टिबाधित लोग जिनको पढ़ तो पाएंगे नहीं वो, क्योंकि उनको कुछ दिखेगा नहीं, तो उनके लिए एक लिपि का आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने। ठीक है, अगर बात करें तो 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में लुई ब्रेल का जन्म हुआ था और 4 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, और दरअसल 16 साल की उम्र में ना इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। अब ब्रेल लिपि कैसे होती है? देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगर आपको ए लिखना है तो आप देखेंगे कि ये ए लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं कहूं यहाँ पे कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनको कैसे पता चलेगा? तो 3 डॉट होते हैं। ठीक है, ये कोई भी अक्षर है, जैसे मान लीजिए 3 डॉट है। अब ये 3 डॉट में ना जो भी मतलब वर्ड पढ़ना रहेगा वो डॉट एक अलग तरह से उभरा हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए इस इमेज में देखिए यहाँ पे कि अगर ए लिखना है तो बाकी के तीनों ये जो 5 डॉट हैं ये छोटे मतलब ये उभरे नहीं रहेंगे और ये एक डॉट जो है ये बड़ा रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि ये ए लिखा हुआ है और इसको जब फिंगर की सहायता से उंगलियों से जब कोई छुएगा तो उसे पता चल जाएगा कि अगर ये 6 डॉट है इसमें से सिर्फ कॉर्नर का एक डॉट उभरा हुआ है, इसका मतलब होता है कि ए। वहीं पे अगर मैं बात करूं ब्रेल लिपि में अगर बी लिखना है तो ध्यान रखिएगा, जैसे ये फिर से 6 डॉट यहाँ पे मैं बना रहा हूं, है ना? और इन 6 डॉट में आपको ध्यान रखना है अगर पहला ये वाला और ये वाला अगर ये दोनों उभरे हुए हैं तो इंसान छू करके महसूस कर सकता है कि 6 में से सिर्फ 2 डॉट महसूस हो रहे हैं, वो भी एक दूसरे के नीचे। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे देखिए ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट लिखे हुए हैं जिसमें ये डॉट उभरे उभरे टाइप के हैं और इन्हीं से पता चलता है ये एक लिपि है और इसका जो आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने किया था। ठीक है, इन्हीं के सम्मान में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन ना वैसे स्टैटिक जीके में जो दिवस वाले क्वेश्चन है उसमें भी खूब पूछा गया है, करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन पूछा गया, आप जिसमें भी रखना चाहे रख सकते हैं। ठीक है, पहली बार इसको कब मनाया गया? तो 2019 में पहली बार इस दिवस को मनाया गया, है ना? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की घोषणा जो है वो 2018 में की थी और पहली बार मनाया कब गया? 2019 में। चीजें समझ में आ रही हैं, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के 27वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया? कल ही मैंने आपको बताया था कि जो केरल के राज्यपाल बने थे उनका नाम क्या था? उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये अभी कल ही मैंने आपको पढ़ाया है। ये केरल के गवर्नर हैं या फिर आप कह सकते हैं केरल के राज्यपाल हैं और इन्होंने भी शपथ लिया था। ठीक है, कल मैंने पढ़ाया था। आज आपको ध्यान रखना है डॉक्टर हरि बाबू, है ना, कुंभमपति, यानी ऑप्शन बी जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये हैं हरि बाबू कुंभमपति। ये ओडिशा के 27वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने अभी हाल ही में शपथ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जो संपत्तियां हैं यानी जो प्रॉपर्टीज है उसकी ई नीलामी के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है किसने? भारत सरकार ने, यानी केंद्र सरकार ने। और उस पोर्टल का नाम क्या है? बैंक नेट। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है, बैंक नेट आपको ध्यान रखना है ना? बैंक नेट जो पोर्टल है, दरअसल ये पोर्टल क्या करेगा? ये इस पोर्टल के माध्यम से जो भी संपत्तियां हैं या जो भी आप प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो ई नीलामी के बारे में जानकारी जुटाने और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है ना, वो आसान बना देगा। इस पोर्टल के माध्यम से ये सारा प्रोसेस जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, पोर्टल का नाम क्या है? बैंकनेट, और इसे भी केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जनवरी 2025 में, है ना, डेट अभी अनाउंस नहीं किया है इसरो ने ये कहा है कि हम जनवरी 2025 में यानी कि जनवरी महीने में हम अपना 100वां मिशन जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। अभी डेट अनाउंस नहीं किया है इसरो ने, है ना? अगर मैं इसरो की बात करूं तो इस रॉकेट से लॉन्च करेगा। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, GSLV
F-15 का नाम। ऑप्शन डी जो है ये आपका बिल्कुल सही है। GSLV F-15 के माध्यम से हम इस रॉकेट के माध्यम से जो इसरो का 100वां मिशन है उसको लॉन्च करने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो 100वां मिशन है ये कौन सा मिशन है, तो यहाँ पे ना आपको ध्यान रखना है इस मिशन का नाम क्या रखा गया है, GSLV F-15 या फिर NVS-02। इससे क्या मतलब पता चल रहा है, ये जो नेविगेशन सैटेलाइट है ना, इसका सेकेंड वर्जन है ये। देखिए F-15 से फर्स्ट वर्जन हमने लॉन्च किया, F-12 से हमने फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया था NVS-01। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है NVS-02 मिशन का नाम क्या है, GSLV F-15 या NVS-02, है ना। ये सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, इसके साथ जो उपग्रह जाने वाला है इसका नाम क्या होने वाला, इसी को एक और नाम से जानते हैं, IRNSS-1K, है ना। इस नाम के सैटेलाइट, मतलब इस सैटेलाइट का जो नाम है ना, ये ध्यान रखना है आपको। ये से जो उपग्रह है, ये उपग्रह है ना, आप एनवीएस मतलब वही बात कर रहा हूं मैं फिर से, नाविक का सेकेंड वर्जन है। नाविक क्या है, जैसे अमेरिका का क्या है, अमेरिका का अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है जिसे हम क्या बोलते हैं, जीपीएस कहते हैं, है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे अमेरिका का जीपीएस है वैसे ही इंडिया का क्या है, इंडिया का अपना खुद का क्या है, नाविक है ना। ये जो उपग्रह है, जो सैटेलाइट है, इसी का नाम नाविक रखा गया है। इसरो का 100वां मिशन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। GSLV F-15 से लॉन्च किया जाएगा, मिशन का नाम आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ना एक चीज नोटिस कीजिएगा, अगर मैं बात करूं इसरो की, तो इसरो की स्थापना कब हुई है, तो इसरो की स्थापना आप सभी लोगों को पता है ना, कई बार आप पढ़ चुके हैं। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना होती है। अगर मैं कहूं इसका मुख्यालय कहां पर है, तो बेंगलुरु में इसका क्या है, मुख्यालय है। और अगर हेड की बात करूं वर्तमान में कि हेड कौन है, तो आपको ध्यान रखना है एस सोमनाथ का नाम। एस सोमनाथ वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, है ना। इनकी एक बुक, उन्होंने अपनी एक आत्मकथा, एक बुक लॉन्च की थी, है ना, एस निवालू कुदीचा सिमंगल करके, जो मलयालम भाषा में लिखी गई थी। अभी के पीपी नाम्बियार पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, एस सोमनाथ को। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, उससे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, PSLV C60 से अभी लास्ट टाइम पे मैंने क्लास में पढ़ाया था आपको 2 दिन पहले ही, इससे ना स्पाडेक्स मिशन को लॉन्च किया गया, याद आ रहा है। इससे किसको, स्पाडेक्स मिशन को लॉन्च किया गया था, जो कि 99 नंबर का था अपना इसरो का मिशन। डॉकिंग सिस्टम था, जिसके अंदर डॉकिंग वाला मिशन था, जिसमें क्या होता था, अंतरिक्ष में जाकर के 2 सैटेलाइट को आपस में जोड़ने का काम, है ना। फिर दूसरा आपको ध्यान रखना है, PSLV C59 की बात करें तो जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लिए हमने एक प्रोबा 3 सैटेलाइट है वो लॉन्च किया था PSLV C59 से। SSLV D3, इस रॉकेट से हमने क्या लॉन्च किया था, हमने EOS यानी अर्थ ऑब्जर्विंग जो सैटेलाइट है 08 EOS 8 को हमने लॉन्च किया था SSLV-D3 रॉकेट से, ठीक है। तो ये जो रॉकेट है कुछ, है ना, ये चारों अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है ये आपसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु जो कमान है उसके प्रमुख कौन बने हैं। देखिए, भारतीय जो वायुसेना है उसके कुछ कमान और मुख्यालयों के भी हम चर्चा करेंगे, पहले उससे पहले जान लीजिए यहाँ पे जो पश्चिमी वायु कमान है उसके प्रमुख कौन बने हैं, जितेंद्र मिश्रा बने हैं, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। पंकज मोहन सिन्हा के जगह पे रिप्लेस मतलब करके इनको बनाया गया है, यानी जितेंद्र मिश्रा जो है ये पंकज मोहन की जगह पर आए हैं। ये पश्चिमी वायु कमान जो है इसके प्रमुख। और यहाँ पर आपसे मैं बात करूंगा थोड़े से कि अभी भारतीय वायुसेना की कौन कौन सी कमान है, उनके मुख्यालय कहाँ पे हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे भारतीय वायुसेना के कमान और मुख्यालय की, तो जो पश्चिमी वायु कमान है वो उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना नई दिल्ली में। दक्षिण पश्चिमी वायु कमान की बात करें तो गांधीनगर गुजरात में इसका मुख्यालय है ना, हेडक्वार्टर है। मध्य वायु कमान या फिर सेंट्रल वायु कमान के नाम से इसे जाना जाता है ना, प्रयागराज, है ना, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के अंदर। पूर्वी वायु कमान की बात करें तो शिलांग मेघालय के अंदर,
यहाँ पर है इसका मुख्यालय। दक्षिणी वायु कमान की बात करें तो तिरुवनंतपुरम, ये कहाँ पर, केरल की राजधानी है, वहां पर इसका मुख्यालय है। एक है आपका प्रशिक्षण कमान, इसका मुख्यालय जो है ये बेंगलुरु में है। एक है आपका मेंटेनेंस कमांड, मेंटेनेंस कमांड का मतलब रख रखाव कमान की बात कर रहे हैं हम, ये आपका नागपुर में है ना। तो ये उनके मुख्यालय हैं। भारतीय वायुसेना की अगर मैं बात करूं, है ना, तो भारतीय वायुसेना जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहां पर है, नई दिल्ली में है। और अभी नए प्रमुख और उप प्रमुख बनाए गए थे कुछ दिन पहले ही, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो नए प्रमुख हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह बनाए गए हैं, और जो उप प्रमुख हैं वो एसपी धरका बनाए गए हैं, है ना। एसपी धारका और अमरप्रीत सिंह, दोनों नाम आपको ध्यान रखना, दोनों नई नियुक्तियां हैं, खास करके प्रमुख का नाम तो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में ना अक्सर कि वायु जो सेना दिवस है, भारतीय वायु सेना दिवस, ये कब मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो दिवस मनाया जाता है ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वन संरक्षण के लिए महाभारत पर आधारित एक उद्यान महाभारत वाटिका किस राज्य के वन विभाग ने विकसित किया है। तो किस राज्य के वन विभाग ने विकसित किया है क्या, महाभारत वाटिका। ये जो महाभारत वाटिका आप देख रहे हैं, अगर मैं बात करूं तो ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में विकसित किया गया, यानी ऑप्शन जो डी है वो आपका बिल्कुल सही होने वाला है। बात करें अगर हम यहाँ पर, तो ध्यान से सुनिएगा, हल्द्वानी उत्तराखंड के अंदर, कहां पर, हल्द्वानी उत्तराखंड में विकसित ये जो गार्डन है, ये जो आपका पार्क है ना, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 37 से अधिक पौधों की प्रजातियां यहाँ पे उगाई गई है। और ये जो 37 प्रजातियां देख रहे हैं ना आप, ये 37 प्रजातियां, इन प्रजातियों का जिक्र कहां पर, महाभारत जो ग्रंथ है उसके अंदर वर्णित किया गया है, ठीक है। महाभारत वाटिका में उन पौधों का संग्रह किया गया है जिनके बारे में प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है, जैसे रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उनकी चर्चा कर रहे हैं हम। एक और इंपॉर्टेंट चीज, हल्द्वानी में ही ना अभी रामायण वाटिका भी स्थापित की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको याद कर, ये दोनों चीजें मैंने एक साथ इसलिए रखी है ताकि आपको ना याद करने में थोड़ी आसानी रहे। एक तो आपको पता है क्या कि महाभारत वाटिका, और दूसरा ध्यान रखिएगा रामायण वाटिका, दोनों ही कहां पर, दोनों ही हल्द्वानी उत्तराखंड के अंदर। पहले रामायण वाटिका स्थापित की गई, तब आपने पढ़ा था इसको, अब महाभारत वाटिका स्थापित की गई, अब इसको आप पढ़िए, ठीक है। दोनों चीज आपको ध्यान रखना है ना। यहां पर ना एक चीज और देखिएगा, बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून इसकी राजधानी है। पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गुरमीत सिंह वर्तमान में राज्यपाल है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करें उत्तराखंड की, है ना, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ पर, उत्तराखंड में होगा। ध्यान रखिएगा 38वें नेशनल गेम्स की बात करें, राष्ट्रीय खेल की 2025 में जो होना है। फिर काजिंद अभ्यास 2024 जो भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ था, है ना, कहाँ पर, ये औली उत्तराखंड में हुआ है। फिर भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा, यानी जो हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंस की सुविधा आप समझ लीजिए, है ना। तो ध्यान रखिएगा भारत की पहली है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान जिसका नाम क्या, नक्षत्र सभा, ये जो है ये कहां पर, उत्तराखंड में शुरू हुआ है। चूंकि ये भी भारत का पहला है इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब खगोल पर्यटन अभियान क्या है, इसके अंदर जैसे आपने देखा होगा ना कि बहुत से लोग पहाड़ों पे जाते हैं एडवेंचर के लिए, तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो जाते हैं मतलब तारों को देखने के लिए, है ना। अब शहर में इतनी रोशनी होती है, तारे वारे दिखते नहीं है, तो खुले आसमान में उनको तारा देखना है, ग्रह देखना है, चांद सूरज देखना है, तो उसके लिए सब जाते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना भारत का जो पहला खगोल पर्यटन अभियान है जिसे नक्षत्र सभा के नाम से उत्तराखंड में शुरू किया गया है, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ध्यान रखिएगा, अगर देखा जाए तो ये एक तरह से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया है आपका। कब शुरुआत हुई थी, पहले ये देख लीजिए, 13 फरवरी 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। कब, 13 फरवरी 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, ठीक है। और भारत सरकार ने इसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। सॉरी। चलिए, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, 1 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भारत सरकार ने क्या किया है, बढ़ा दिया है। कब लॉन्च हुआ था, 2016 में लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से, कब से,
1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी जो बुर्का है उसको बैन कर दिया है। और ये किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने किया है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए दरअसल इसमें है क्या कि जो भी जैसे सार्वजनिक स्थान है वहां पर ना चेहरा अगर ढका आपने तो जुर्माना लगाया जाएगा, यानी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया नए कानून के हिसाब से, ठीक है। और कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। जुर्माना कितने का लगेगा, यानी फाइन की अगर मैं बात करूं तो कितना फाइन लगने वाला है? तो 1144 लगने वाला है। कितना? 1144 जो है फाइन लगने वाला है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम रुपए में कन्वर्ट करें ना तो कितना हो जाएगा? 98,000 के आसपास रुपए की बात कर रहे हैं, ठीक है, लगभग। अब 2021 में ना ये जनमत संग्रह कराया गया था स्विट्जरलैंड में, जहां पे 51.25% से भी अधिक लोगों ने ना बैन के पक्ष में क्या किया था? वोट दिया था, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कब से 1 जनवरी से लागू किया गया है। सेम यही चीज एक और मैं आपको याद दिलाऊं अभी, तो अभी एक आपने तजाकिस्तान पढ़ा होगा। किसकी बात कर रहे हैं? अ, ताजिकिस्तान का नाम आपने सुना होगा, है ना। ताजिकिस्तान में भी सेम ऐसा ही कुछ था, याद आ रहा है। ताजिकिस्तान की बात करूं तो यहां पर भी ना बुर्का पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून जो है उसको पारित किया गया है। इसके ऊपर ताजिकिस्तान में भी बुर्का जो है ना, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा, यानी ये यहाँ पे भी प्रतिबंध की बात कही गई है ताजिकिस्तान के अंदर। एक आपको ध्यान रखना है, इंडोनेशिया ने आईफोन 16 जो लॉन्च हुआ था, याद है? आईफोन का जो मॉडल है आईफोन 16, है ना। किसकी बात कर रहे हैं? इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं। इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं। इसने जो आईफोन 16 वाला मॉडल था और गूगल पिक्सल जो फोन था, है ना, इन दोनों फोन को क्या किया है? इंडोनेशिया ने प्रतिबंध लगाया, यानी बैन किया है। तो प्रतिबंध से आपको दो तीन चीजें मैंने और यहाँ पे रिकॉल करवा दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, इंपॉर्टेंट। जब कभी भी दुनिया की पहली आ जाए, दुनिया की सबसे बुजुर्ग आ जाए, दुनिया का सबसे छोटा बड़ा कुछ भी आ जाए तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नाम क्या है? एग्नेस कैलेटी। इनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। इनका संबंध किस देश से है? तो आपको ध्यान रखना है, इनका संबंध है हंगरी से, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही होने वाला है। अगर एग्नेस केलाटी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है एग्नेस केलाटी, इनका जो निधन हुआ है वो कितने वर्ष की आयु में हुआ है? 103 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। आप इनके फेस को देख करके समझ सकते हैं कि इनकी उम्र बहुत हो चुकी थी, ठीक है। ये दरअसल एक जिम्नास्टिक थी भाई। ओलंपिक में अगर मेडल जीता है तो किस फील्ड में? तो जिम्नास्टिक थी ये, है ना। 1952 में जो हेलसिंकी ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था? मेडल जीता था। 4 मेडल जीते थे, जिसमें से एक इनका क्या था? गोल्ड था। फिर 1956 में मेलबर्न ओलंपिक के अंदर 6 मेडल इन्होंने जीते थे, जिसमें से 4 गोल्ड थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा निधन वाला जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दुनिया की सबसे उम्र दराज यानी सबसे बुजुर्ग ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थी और इनका भी निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृति उत्सव 2024 का आयोजन जो है वो कहां पर हो रहा है? तो संस्कृति उत्सव 2024 की अगर हम बात करें तो इसका जो आयोजन है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, ये जो संस्कृति उत्सव 2024 है इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में कब से कब तक? तो ध्यान रखिएगा, 2 जनवरी से लेकर के, ठीक है, 2 जनवरी से शुरू होने वाला है और 26 जनवरी तक चलने वाला है। कब तक? 26 जनवरी तक, ठीक है, 2025। तो 2 जनवरी से 26 जनवरी आपको ध्यान रखना है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। दरअसल उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक विरासत और लोक कला को नेशनल लेवल पे यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध करना और समृद्ध करना क्या है? इसका एक तरह से उद्देश्य है। थीम की बात करें तो थीम ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान, ये इस बार की थीम है। अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन क्या होने वाला है आप लोगों को मैं बताता हूँ। आप लोगों को जो कंफ्यूजन होने वाला है वो क्या होने वाला? वो ये होने वाला है कि भैया राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये अलग चीज है। समझ में आया? कंफ्यूजन आपको यहां पर होने वाला है। और क्या कंफ्यूजन होने वाला है? ध्यान से सुनिएगा।
ये जो है आपका, ये है संस्कृति उत्सव 2024, जिसका आयोजन हर साल उत्तर प्रदेश में किया जाता है। समझ में आया? ये है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। इसका आयोजन जो है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अभी हैदराबाद में किया गया था। और अगर मैं बात करूं 2023 में कहां पर किया गया था, तो 2023 में मुंबई में किया गया था। कहां पर किया गया था? मुंबई के अंदर। तो ये अलग है और ये जो है वो अलग चीज है। तो दोनों में अंतर है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मिसमैच नहीं होना है, मतलब कंफ्यूज जो होने वाले हैं आप एग्जाम में, वो यहीं से होने वाले हैं। ठीक है, बात करें अगर यहाँ पे, तो अभी कुछ महोत्सव आपने 2-3 दिन में पढ़े हैं। कौन कौन से महोत्सव? एक तमु लोसर महोत्सव आपने पढ़ा है ना? कल मैंने क्वेश्चन भी पूछा था। तो तमु लोसर का नाम आपको ध्यान रखना है। गुरुंग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, जो नेपाल और भारत की सिक्किम के कुछ हिस्सों में निवास करती है। ठीक है, तो नेपाल और भारत दोनों जगह मनाया जाता है। एक आपको ध्यान रखना है, कौन सा? कागियद नृत्य महोत्सव। कागियद नृत्य महोत्सव की अगर मैं बात करूं, तो ये कहां पर? ये सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, फिर मैं बात करूं शहद उत्सव। ये शहर उत्सव नहीं है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये शहद उत्सव है। क्या है? शहद उत्सव है। ठीक है, तो शहद उत्सव जो है ये कहां पर मनाया जाता है? तो ये नेपाल में मनाया जाता है। कहां पर? नेपाल में। ये 5 दिन चलने वाला जो है आपका शहद उत्सव था, जिसका आयोजन कहां पर? नेपाल में किया गया था। ठीक है, चलिए, फिर एक आपको ध्यान रखना, 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव। इसका जो आयोजन किया गया था, चितवन में किया गया था। ये भी कहां पर है? ये भी आपको ध्यान रखना है, नेपाल के अंदर है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहां पर, अच्छा, ये तो हो गया। चलिए, यहां तक तो आपने चीजों को कवर कर लिया, देख लिया। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, तामू लोसर महोत्सव किस देश देश में मनाया जाता है? राज्य नहीं पूछा था, भारत में नहीं पूछा था, मैंने देश पूछा था, है ना? तो 3-4 बच्चों ने आंसर दिया है, नेपाल में मनाया जाता है। कहां पर? नेपाल में, बिल्कुल सही बताया था। और आपको ध्यान रखना है, भारत में कहां पर? भारत के अंदर सिक्किम में मनाया जाता है। कहां पर? अगर मैं बात करूं, तो सिक्किम आपको ध्यान रखना है। कहां पर? भारत के अंदर सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो 3-4 लोगों ने आंसर दिए थे, है ना? कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दिया कीजिए। मैं सबके ना कमेंट जो है वो पढ़ता हूँ। ठीक है, और एक और चीज, वीडियो के लाइक का जो टारगेट रखा गया है, वो मात्र 20 लाइक का टारगेट रखा गया है। कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है, आप इसे पूरा कर सकते हैं। अपने स्टडी ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको पीडीएफ जो है, सेम एज इट इज पीडीएफ जो है, आपको टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, है ना? आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से चैनल पे पहुंच जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, आज एक छोटा सा क्विज और है आपके लिए। क्विज क्या है आज आपके लिए? क्वेश्चन है छोटा सा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के नए जो सीईओ बनाए गए हैं, वो कौन बनाए गए हैं? साथ ही अगर याद हो आपको, तो मैंने अभी इससे पहले भारत रत्न जो 5 लोगों को दिया गया है, उनके बारे में मैंने बात की, है ना? उन 5 लोगों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, अच्छा था, अभी मैंने पढ़ाया था पहला क्वेश्चन। चलिए, आज के लिए इतना बहुत है। कल फिर वापस नए वीडियो के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।